Good morning, students. Today we will discuss about the new topic, that is the current loop as a magnetic dipole. ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? जैसे हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, हमारे पास में मैग्नेट होता है, वन कैन द साउथ एंड वन इज द नॉर्थ पोल. दैट मींस इट एग्जिस्ट ओनली इन द डायपोल. ठीक है, एक पोल ये होता है और एक पोल ये होता है, एक नॉर्थ पोल एज वेल एज एक साउथ पोल. तो उसी तरह से हम लोगों को बोला गया है कि करंट लूप जो होता है, एक जैसे मेरे पास एक करंट लूप कंसीडर करें तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो ये करंट लूप भी जो होता है वो भी किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है. मान लो मेरे पास इस तरह से एक करंट है, तो एक तरफ इसका साइड होगा नॉर्थ, तो दूसरी साइड से शो करेगा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेट डायपोल. ठीक है, तो यहाँ पे पता करना पड़ेगा हमें कि कौन सा पोर्शन जो होता है नॉर्थ होता है और कौन सा साइड जो होती है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है. देखो, जैसे अगर हमारे पास करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारे सामने फेस में इस तरह से अगर हम रिंग को रखते हैं और सामने फेस में करंट जो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आता है, तो इट विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन. किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर करंट आपको सामने फेस में रखते हुए किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है, तो इट विल रिप्रेजेंट द साउथ डायरेक्शन. किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये साउथ डायरेक्शन को. तो इसका एक और सा सिंपल सा कंसेप्ट है. कैसे? अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन में इस तरह से अगर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये दो एरो जो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? करंट की डायरेक्शन को. तो करंट की डायरेक्शन अगर इन एरोस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो ये जो एन लिखा होगा ना इन एरोस के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन, तो इसका मतलब होगा सामने वाला फेस जो होगा किसी भी करंट लूप का वो कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा. और अगर करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से रखा हुआ है और मैं इसको इस तरह से एस लिख देता हूं, ठीक है, तो एस की ये एंड पोर्शन के जो एरोस होंगे वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये करंट की डायरेक्शन जो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, तो ये सामने वाला जो आपके पास फेस होगा वो दैट विल रिप्रेजेंट द साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द करंट लूप एज ए मैग्नेट डायपोल. अगर ये करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो कंस्टिट्यूट अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ठीक है, उसका एक डायपोल मूवमेंट भी होता है. जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? दैट इज द चार्ज इनटू 2L, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. उसी तरीके से हमारे पास एक करंट मैग्नेट का भी डायपोल मूवमेंट जो वो कॉन्स्टिट्यूट होता है. उसको देखते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या चीज होता है. ठीक है, उसी सिमिलर मैनर में हमारे पास आ जाता है मैग्नेट डायपोल मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो क्या होता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई एंड एरिया ऑफ द लूप. ठीक है, यानी कि जो लूप होगा और जो करंट उसके अंदर फ्लो करेगा, दोनों को प्रोडक्ट को मिला करके जो हमारे पास एक क्वांटिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड एरिया ऑफ दैट सर्कुलर लूप. अगर ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से. ठीक है, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, एरिया और इस करंट का प्रोडक्ट जो मिलकर के बनाएगा, दैट विल कंस्टिट्यूट एज द डायपोल मूवमेंट. और इसमें देखो, डायपोल मूवमेंट की एक डायरेक्शन भी होती है. जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की भी एक डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, यानी कि अंदर की तरफ जाएगी. इसको हम कैसे पता करेंगे? दैट विल बी डिपेंडेड बाय दिस मेथड. ठीक है, अगर हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में, ये फिंगर हमारे जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, सॉरी साउथ या पोल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट कर देते हैं और फिंगर्स को इस सेंटर में रखते हैं. तो सेंटर की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर पॉइंट आउट होंगी, उसी की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अगर मान लो मेरे पास करंट जो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता, अगर क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल के मूवमेंट की डायरेक्शन जो होनी थी वो बाहर की डायरेक्शन में आ जानी थी. ठीक है, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एटम पड़ा होता है, एटम के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक करंट को कंस्टिट्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल की तरह ही काम करता है। तो अगर चार्ज जो है रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल जो वो मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से क्या होता है, उसमें करंट जो है वो कंस्टिट्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है इतने से रेडियस के अंदर, तो ऑब्वियसली इट विल कंस्टिट्यूट एन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक डायपोल मूवमेंट को भी क्रिएट करेगा। तो उसी चीज की कैलकुलेशन हमने इस आर्टिकल में करनी है। क्या करना हम लोगों ने, डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह किसकी तरह काम करेगा, एक सर्कुलर लूप की तरह काम करेगा, करंट कैरिंग लूप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा मेंशन किया हुआ है द एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो हम इसको किसकी तरह मानते हैं, एक मैग्नेट डायपोल की तरह मानते हैं। ठीक है, मतलब ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह। तो इसलिए ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कंस्टिट्यूट करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को कंस्टिट्यूट कर रहा है करंट की वजह से, तो डायपोल मूवमेंट भी होगा उसके पास। ठीक है, तो उसी चीज की कैलकुलेशन हमने इस आर्टिकल में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस दो, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है उसको सबसे पहले लिख लो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। यहाँ पे हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक एटम के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली किससे, म्यू एल से। म्यू एल रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसको सिंपली रिप्लेस कर देते हैं, म्यू एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट मींस नथिंग बट इट इज आल्सो द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गई। तो हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के फैक्टर की यूज पड़ रही है। कौन कौन से, एक हमें आई कैलकुलेट करना और दूसरा हमें ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, आई किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम के इक्विवेलेंट होता है। हमारे पास जो चार्ज हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो कितने रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में घूम रहा है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना लेगा, कैपिटल टी के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे चार्ज जो ले रहे हैं हम, कौन सा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है रेवोल्यूशन, टी टाइम में रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और हम लोगों को पता है कि टाइम किसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बात है, ये चार्ज पार्टिकल जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से चला और वापस यहाँ पे आया, तो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या ये, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ इसका, 2 पाई आर के इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कितनी वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी हमने यहाँ पे मेंशन की है b। ठीक है, b वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास करंट की वैल्यू जो बन जाएगी दैट विल बिकम E अपॉन 2 पाई r अपॉन b। अब इस b को उठाते हैं, थर्ड फैक्टर है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास फैक्टर EB अपॉन 2 पाई r। एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरा फैक्टर मेरे पास है एरिया कैलकुलेट करना। तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल आपके पास पड़ा हुआ है, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल है ये पूरा। ठीक है, तो एरिया कितना बनता है इसका, पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट, पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर मेरे को मेनली कैलकुलेट करने थे। ठीक है, आई भी कैलकुलेट कर लिया और एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए मेरे को इन दो फैक्टर की जरूरत है। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपली। जब इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई विल गेट द इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन बन के आती है क्या, म्यू एल इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी निकाली, ई वी अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया देखो कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पाई के साथ पाई कट गया, एक आर के साथ एक आर कट जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मेरे पास बन के आएगा ई बी इंटू आर अपॉन 2।
ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द बोहर्स ऑर्बिटल लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बोहर्स का लॉ पढ़ा होगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्बिटल मोमेंटम। ऑर्बिटल मोमेंटम का आपने लॉ पढ़ा होगा, दैट इज L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। ऑर्बिटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, दैट इज द ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोमेंटम बोला जाता है, इसको L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज mvr, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, vr की वैल्यू निकाल देते हैं। सो vr इज विल बी इक्विवेलेंट टू द L अपॉन m। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट इनटू इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं इसको। तो म्यू एल जो मेरे पास बन के निकलेगा, दैट विल कम्स आउट टू बी ई, और वी आर की वैल्यू मेरे पास बनी एल अपॉन 2m ई। ई यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विच इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगेन आप लोगों ने साथ साथ में एक और भी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कोई भी और इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट इज L इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, वेयर n इज द प्रिंसिपल नंबर, ठीक है। n 1 2 3, n की वैल्यू कहां से राइज करती है? 1 2 3, सो on up to n क्वांटिटी तक जाती है। h रिप्रेजेंट द प्लैंक कांस्टेंट, और 2 पाई तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं फॉर द ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो म्यू एल विल बिकम e इंटू n इंटू h अपॉन 2 पाई इंटू 2me, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो बना म्यू एल इज इक्वल टू, ठीक है, n ई एच अलग से लिख लिया मैंने, 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 पाई एम ई, ठीक है। तो दिस वन इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड ए न्यूक्लियस। क्लियर होगी बात सभी को ये? अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके किसी भी ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, उसी तरह से इसके ठीक एक ऑर्बिट बनेगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्बिट मान लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली दिस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी, दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास म्यू n की वैल्यू आ जाएगी, म्यू n इज इक्वल टू e इंटू एच अपॉन 4 pi me. By simply substituting this value, we will get a magnetic moment of, that is 9.27 into 10 raised to power minus of 24 ampere meter square. That is the magnetic dipole moment, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाला है हमने फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, किसके लिए निकाला गया है? ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाला गया है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? बोहर्स मैग्नेटॉन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट आगे लेके चले थे, म्यू एल इज इक्वल टू आई ए लेके चले, आई की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, फिर छोटी सी अरेंजमेंट करके हमने अल्टीमेटली ये वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? दैट विल बी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर एल ऊपर है तो म्यू एल जो नीचे की डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ सेकेंड ऑर्बिट को, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो थंब की डायरेक्शन में मैंने करंट को पॉइंट किया और फिंगर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी पॉइंट हो रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को बता रहा है ये।